हेलो क्लास। कक्षा 12वीं के भौतिकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बारे में। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, निरक्षीय स्थिति को अपने से करना है बोल के। सभी लोग किए होंगे मुझे आशा है, ठीक। और जो नहीं किए हैं वो आज जाके करेंगे। तो देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण, तो ये हमने वैद्युत आवेश जब पढ़ रहे थे हमारे पहले क्लास में, ठीक। तो उसमें हमने इसे किया था। उस समय हम लोग क्या लिए थे, हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र की जगह में एक समान विद्युत क्षेत्र की कल्पना किए थे और दंड चुंबक के स्थान पर एक वैद्युत द्विध्रुव लिए थे। तो ये भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के स्थान पे है हमारे पास एक दंड चुंबक। तो ठीक है, जिन लोग का वो समझ में नहीं आया होगा वो ये भी अच्छे से देखेंगे, इसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, एक दूसरे के बल रेखाएं क्या होती है, समांतर तथा समदूरस्थ होती है। तो हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र का नोटेशन क्या होता है, बी, ठीक। इसमें एक दंड चुंबक को क्या है, हम लोग थीटा कोण बनाते रखेंगे, ठीक। ये मान लीजिए हमारे पास NS एक दंड चुंबक है। NS क्या हो गया, एक दंड चुंबक हो गया जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे, मान लो NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L तथा ध्रुव प्राबल्य कितना है इसका, M। ध्रुव प्राबल्य मतलब प्रत्येक ध्रुव की प्रबलता, ठीक। यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। हमने क्या कहा, हमने कहा यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसके प्रत्येक ध्रुव पर एक बलयुग्म क्या है, MB कार्य करने लगता है। MB कार्य कर, जिसकी दिशा क्या है, पहले देखिए इस बलयुग्म का बल का दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और इसका दिशा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत है। तो आप लोग को पता ही होगा, जब दो बल, ये बल क्या है, परिमाण में दोनों क्या है, MB परिमाण में दोनों बराबर है, किंतु दिशा क्या है, इन दोनों की विपरीत है। तो दिशा विपरीत होने के से क्या होगा, ये बलयुग्म का निर्माण करते हैं। और जो बलयुग्म पता है आप लोगों को, कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा है, जब दो बल किसी वस्तु पर दो बल लगता है परिमाण में जो बराबर तथा दिशा विपरीत हो, तो वो क्या कहते हैं, एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे चुंबक पे क्या लगेगा, एक बलयुग्म लगेगा है। इसके प्रत्येक ध्रुव पर एक बल MB कार्य करेगा जो परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत है, अतः ये बलयुग्म का निर्माण करेंगे। यह बलयुग्म चुंबक को क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, तो इसे क्या है, प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। देखिए यह चुंबक ऐसे है, अब इस पर बलयुग्म लगेगा तो ये इसको इधर खींचेगा, ये चुंबक इधर आएगा और ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार यह क्या है, चुंबक को इस क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, ठीक। तो अब हम लोग जानेंगे एक प्रत्यानयन बलयुग्म। इस प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कितना है उसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, आपने पढ़ा है, एक बल गुणित बीच की दूरी।
चित्र को देखिए, चित्र को हम लोग पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक लंब डाल लेते हैं और इसे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये क्या हो गया, बिंदु P से हमने नाम दे दिया। ठीक, ये मध्य बिंदु कौन सा है, वो है जिसे हम लोग को पता है, वो लेते हैं दंड चुंबक के मध्य बिंदु को। तो अब हम लोग ज्ञात करते हैं प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो देखिए, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण होता है एक बल गुणित उनके बीच की दूरी। तो इसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं। टाउ इज इक्वल टू एक बल क्या हो जाएगा, एम बी, और बीच की दूरी कितनी है, एन पी। चित्र में देखिए बीच की लंबवत दूरी बोला है, एन बी। अब त्रिभुज एन पी एस में, चित्र में देखिए त्रिभुज एन पी एस में हम लोग क्या है, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एन पी बटे एन एस। चित्र में देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एन पी लंब एन पी अपॉन एन एस। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या है, साइन थीटा का वैल्यू एन पी का वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। तो देखिए एन पी का जो मान आएगा वो आ जाएगा एन एस साइन थीटा, और एन एस का मान कितना है, एन एस का मान कितना है, एन एस इज इक्वल टू प्रभावकारी लंबाई 2l। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग रखेंगे, एन पी का मान आ जाएगा 2l साइन थीटा। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा टाउ इज इक्वल टू एम बी इंटू 2l साइन थीटा। और हम लोग को पता है चुंबकीय आघूर्ण m इज इक्वल टू होता है m इंटू 2l, ध्रुव प्राबल्य गुणित प्रभावकारी लंबाई चुंबक की। ठीक, तो हम लोग ये वाला मान भी यहाँ रखेंगे। यहाँ पे m है, 2l है, तो क्या उसके जगह हम लोग m लिख सकते हैं, बड़ा M। तो हम लोग लिखेंगे एम बी साइन थीटा। ये क्या आ गया हमारे पास, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण हमारे पास आया। तो कितना होता है प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब यदि देखिए समीकरण इसे मान लेते हैं हम लोग, इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो अब इस समीकरण 3 में हम लोग b का मान 1 और साइन थीटा का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, या थीटा का जो मान है वह क्या रखेंगे, 90 डिग्री एक ही है, 90 रखेंगे, साइन 90 का वैल्यू 1 आएगा। ठीक, तो हम ये मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p के जगह में, किसके जगह में, तो आ जाएगा हमारे पास समीकरण 3 से, समीकरण 3 में तो हमारे पास आएगा टाउ इज इक्वल टू एम। तो इस प्रकार हम लोग इसे परिभाषित करेंगे कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो चुंबक पर उस समय कार्य करता है जबकि चुंबक को एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में रखा जाता है। समझ में आया? किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m उस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ के बराबर होता है जो चुंबक पर उस समय कार्य करता है जब चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के एकांक तीव्रता के लंबवत माने 90 डिग्री में रखा जाता है। ठीक, अब
एम का मात्रक निकालते हैं, चुंबकीय एम आघूर्ण का मात्रक क्या आएगा हमारे पास, एम्पियर मीटर आएगा, एम्पियर मीटर। क्योंकि यहाँ से देखिए ध्रुव प्राबल्य का मात्रक क्या होता था, एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, ध्रुव प्राबल्य का मात्रक क्या होता था, एम्पियर और एम्पियर मीटर। ठीक, इसका मात्रक हो गया ये। अब उसमें एक 2L है, लंबाई को किससे मापते हैं, लंबाई को मापते हैं मीटर से। तो यहाँ से आ जाएगा एम्पियर गुणित मीटर, तो आ जाएगा एम्पियर मीटर में क्या हो जाएगा, 2 है तो वर्ग। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। अब हम लोग जानेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो इसी के आगे ही लिखते हैं, देखिए यहाँ पे, तो देखिए एक समान चुंबक में दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य तथा उसके स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो मान लो एम एक चुंबकीय आघूर्ण है, मान लो एम एक चुंबकीय आघूर्ण का, एम चुंबकीय आघूर्ण कितना है, एम है। तो मान लो एम चुंबकीय आघूर्ण का एक दंड चुंबक है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि एम और बी के बीच में थीटा कोण हो तो चुंबक पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, अभी हम लोग पढ़े हैं, टाउ इज इक्वल टू कितना आया, एम बी साइन थीटा। इसमें चित्र भी पिछले वाला बनाना था, ये जस्ट उसके आगे का है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे, मान लो एम चुंबकीय आघूर्ण का एक दंड चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि एम और बी मतलब चुंबकीय आघूर्ण एम और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बी के मध्य में कोण कितना है, थीटा है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। तो चुंबक पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो चुंबक पर क्या है, चुंबक को अब अल्प कोण घुमाने में हमें किए गए कार्य की गणना करनी है। तो लिखेंगे चुंबक को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। चुंबक को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, तो कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, टाउ का मान हम लोग रखेंगे तो आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। इस प्रकार चुंबक को क्या है, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। यहाँ पे हम लोग डी थीटा क्या है, अल्प कोण में घुमाए तो जितना कार्य करना पड़ा वह क्या है, डी डब्ल्यू हुआ। अब हम लोग चुंबक को पूर्ण रूप से घुमाते हैं अर्थात थीटा कोण में घुमाते हैं। तो लिखेंगे इस प्रकार चुंबक को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो ये हो जाएगा हमारे पास W आ जाएगा इज इक्वल टू पूर्ण कोण तो 0 से थीटा डी डब्ल्यू का मान यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर 0 टू थीटा डी डब्ल्यू का मान एम बी साइन थीटा
एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये कांस्टेंट है, इसे बाहर में निकाल देते हैं। ये हो जाएगा 0 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, सभी को मालूम है। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। तो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो आ जाएगा W इज इक्वल टू एम बी माइनस कॉस थीटा, और लिमिट है इसका 0 टू थीटा। तो माइनस है, इसे हटाएंगे तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो W इज इक्वल टू, तो देखिए वैल्यू को रखते हैं एम बी, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा 0 से थीटा से 0, तो ये आएगा W इज इक्वल टू एम बी कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, सभी को मालूम है 1 होता है। तो यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार से हमारे पास आ गया किसी चुंबक को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना आया, एम बी W इज इक्वल टू एम बी ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग देखेंगे चुंबक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। ठीक, यह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबक को थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य है। अब हम लोग जानेंगे चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। अब देखिए चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो हम लोग को पता है स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। देखिए किसी दंड चुंबक का चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। यह क्या है, चुंबक की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है। किसी दंड चुंबक को उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस चुंबक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मानक स्थिति को देखिए, थीटा का मान मानक स्थिति हम लोग लेते हैं π/2। क्यों लेते हैं, क्योंकि इस स्थिति में क्या होती है, जो चुंबक जो होता है वह क्षेत्र के लंबवत दिशा में होता है। ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और जब ये चुंबक है वो थीटा कोण, यदि यह क्या है 90 अंश में है ना, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे हम लोग, मानक स्थिति कहते हैं। तो देखिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे सेम यही वाला, मान लो एम चुंबकीय आघूर्ण का एक दंड चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि एम और बी के बीच का कोण थीटा हो तो चुंबक पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है। ठीक, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब लिखेंगे चुंबक को क्या है, पहले अल्पकोण घुमा रहे थे, है ना, चुंबक को अल्पकोण घुमा रहे थे डी थीटा। तो अब हम लोग लिखेंगे चुंबक को उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य, क्योंकि क्या है, वही क्या है, चुंबक की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो लिखेंगे चुंबक को, इसके आगे लिखेंगे चुंबक को, अभी हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं, अभी हम लोग स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं। तो लिखेंगे चुंबक को उसके मानक स्थिति से, उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है, W इज इक्वल टू हो जाएगा
W इज इक्वल टू मानक स्थिति कितना है π/2, वर्तमान स्थिति कितना है थीटा इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। ठीक, यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज मत हो। सबसे पहले हम लोग को क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो उसका क्या है हम लोग को डेफिनेशन देना है, फिर मानक स्थिति किसे कहते हैं उसे लिखना है, फिर उसके पश्चात लिखना है ये मान लो m चुंबक का एक चुंबकीय आघूर्ण, इसको लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है उसको चुंबक दंड चुंबक को उसके वर्तमान स्थिति में लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे लिखना है ना। दंड चुंबक को उसके मानक स्थिति π/2 से वर्तमान स्थिति थीटा तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे गणना करना है। तो टाउ का मान हम लोग लिखेंगे, टाउ का मान आ जाएगा, सभी को पता है पिछले क्लास में टाउ का मान कितना आया था, mb sin थीटा इंटू डी थीटा, है ना। तो क्या है, ये जो अचर है उसका निकालेंगे। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा π/2 और थीटा। माइनस चिन्ह हटाएंगे तो लिमिट क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा mb cos थीटा π/2 थीटा। ठीक, यहाँ पे माइनस चिन्ह हटाएंगे तो ये क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग वैल्यू रखते हैं mb cos π/2 माइनस कॉस थीटा, लिमिट ऐसी रखते हैं। ठीक, पहले cos π/2 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, ऊपर वाला लिमिट पहले रखते हैं, फिर उसके बाद नीचे वाला लिमिट रखते हैं। तो देखिए cos 90 अंश का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो जितना कार्य करना पड़ता है W चुंबक को थीटा को घुमाने में, उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में, वही क्या है, इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में दंड चुंबक में संचित होता है। तो इसे हम लोग लिखेंगे U इज इक्वल टू mb 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी ये क्या होगा, cos 90 का वैल्यू आता है 0, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है सिल्ली सा, ये 0 रहेगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो ये आएगा u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस mb कॉस थीटा। ठीक, यह क्या है, दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। ठीक, तो इसकी विभिन्न स्थितियां होती है। देखिए यदि क्या है, थीटा का मान कितना है 0 है ना, यदि थीटा का मान क्या है 90, यदि थीटा का मान क्या है 180 है, तो स्थितिज ऊर्जा का मान अलग अलग होता है जिसे हम लोग देखते हैं। देखिए स्थिति 1 में कितनी है, यदि थीटा का मान 0 हो, 0 अंश हो, तो क्या होगा, यह क्या होगा, mb cos 0 अंश का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस mb स्थितिज ऊर्जा का मान, जो कि क्या है ऋणात्मक में है। इस स्थिति में क्या है, ये न्यूनतम है, माइनस में है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, चुंबक की स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। ठीक, और यदि स्थिति 2 में देखिए, यदि यह क्या है 90 हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, cos 90 का वैल्यू 0, तो स्थितिज ऊर्जा इस स्थिति में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही कारण है कि इस स्थिति को मतलब 90 अंश को क्या है, उसकी मानक स्थिति कहते हैं। मानक स्थिति इसलिए क्योंकि इस स्थिति में उस दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। अब देखिए यदि थीटा का मान 180 अंश हो तो क्या होगा,
u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री। तो क्या होगा, इसका मान -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम बी हो जाएगा, है ना, जो कि अधिकतम है। इस स्थिति में चुंबक अस्थायी संतुलन में होता है। इस प्रकार से इसकी विभिन्न स्थितियां होती है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए चुंबक एक समान दंड चुंबक में स्थित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि वह कब अस्थायी संतुलन में होता है। तो इसे आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।